स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइट्रेशन पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने KMnO4 और K2Cr2O7 की टाइट्रेशन स्टडी करी थी। अब हम आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री टाइट्रेशन स्टडी करेंगे। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होती है। इसमें हम आयोडीन मैट्री टाइट्रेशन में I2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में आयोडीन विलयन को सीधे ही किसी रिड्यूसिंग ग्रुप के साथ, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट हो या सोडियम ऑर्सेनाइट हो, के साथ उसकी टाइट्रेशन कराई जाती है और उसका एस्टिमेशन किया जाता है। उसे हम आयोडीमेट्री टाइट्रेशन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन हम I2 के साथ करा रहे हैं, तो इसमें Na2S4O6 और प्लस 2Na बनता है। तो इसमें जो हम आयोडीन इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, इस आयोडीन का हम एस्टिमेशन करते हैं और ये हमारी टाइट्रेशन कहलाती है। जबकि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में हम अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली आयोडीन का अनुमापन करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में हम I2 को अभिक्रिया के दौरान प्रवाहित करते हैं और उसका अनुमापन करते हैं, जबकि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में हम मुक्त होने वाली आयोडीन का एस्टिमेशन करते हैं। इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट की हम Ki के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम Ki की अधिकता के साथ कराते हैं, तो इसमें I2 मुक्त होती है। ये मुक्त होने वाली आयोडीन हमारे ब्यूरेट में भरे हुए सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन के साथ अभिक्रिया करती है और उसका हम अनुमापन करते हैं। इस टाइट्रेशन में हम आयोडीन विलयन लेते हैं। आयोडीन विलयन जो होता है वह गहरे पीले भूरे रंग का होता है। इस विलयन में आयोडीन स्वयं सूचक का कार्य करता है, लेकिन अगर हम उसे स्वयं सूचक के रूप में उपयोग में लेते हैं तो उससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए इसमें स्टार्च विलयन को सूचक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस टाइट्रेशन को निम्न प्रकार से कराया जाता है। इसमें हम ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं और फिर उसमें आयोडीन Ki की अधिकता मिलाते हैं और उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापित करते हैं। इसमें आयोडीन का रंग गहरे भूरे से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। उसके पश्चात हम उसमें 2-3 बूंदें स्टार्च विलयन की मिलाते हैं, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है और उसमें अधिक सोडियम थायोसल्फेट डालने पर धीरे धीरे वो नीला रंग लुप्त हो जाता है। वही उसका एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से हम आयोडोमेट्री टाइट्रेशन करते हैं। स्टार्च विलयन को अनुमापन में उपयोग में लेने के लिए हमें एक बात का इसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा स्टार्च सॉल्यूशन है उसे हम टाइट्रेशन के प्रारंभ में नहीं मिलाते हैं। अगर हम उसको टाइट्रेशन के प्रारंभ में ही मिला देते हैं तो वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ संकुल बना लेता है और उसके छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाकर ऊपर आ जाते हैं और फिर वो पार्टिकल्स उसके अभिक्रिया में अनुमापन में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इसमें हमें स्टार्च हम बाद में मिलाते हैं ताकि वो सोडियम थायोसल्फेट की मात्रा के साथ अभिक्रिया ना कर पाए। देखिए, हम कॉपर सल्फेट विलयन की हम सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करता है
और उसमें अस्थायी रूप से वो क्यूप्रिक आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। कॉपर सल्फेट प्लस 4Ki गिव्स टू CuIT, इसे हम क्यूप्रिक आयोडाइड बोलते हैं और इसमें K2SO4 बनता है। Cu जो है वो Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है और इसमें I2 गैस मुक्त हो जाती है। तो ये जो I2 गैस यहाँ पर मुक्त होती है वो अधिकता में मिलाए गए Ki के साथ दोबारा अभिक्रिया कर लेती है और Ki3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। और कुछ I2 जो होती है वो Na2S2 सोडियम थायोसल्फेट के साथ अभिक्रिया करके Na2S4O6 का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से ये टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन लेते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, संकुलमितीय अनुमापन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल और लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। लिगेंड हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेटल अपने चारों तरफ नंबर ऑफ लिगेंड से घिरा हुआ रहता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। MH2ON, H2O यहाँ पर मेटल के साथ इसका सॉल्यूशन है। जब हम इसकी लिगेंड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लिगेंड इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ऐसे हम नंबर ऑफ लिगेंड्स लेके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके MLN कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। संकुलमितीय अनुमापन को सबसे पहले श्वेर्जेनबेक नामक साइंटिस्ट ने देखा था और इन्होंने इसे एमिनो पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ इसके अच्छे संकुल बनाए थे और उसी में इन्होंने इसका अध्ययन किया था। ये एमिनो पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल धातु आयनों के साथ एक सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अतः इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिगेंड है वो कितने मेटल के साथ जुड़ रहा है उससे हम उसके कॉम्प्लेक्स का पता लगा सकते हैं। इसीलिए श्वेर्जेन ने इन रिएजेंट्स को जो कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्सोन नाम दिया और ये टाइट्रेशन में उपयोग में बहुत ही उपयोगी हैं। इस कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स में सबसे ईजीएस्ट जो लिगेंड है वो है इमिनो डाई एसिटिक एसिड। यह सबसे सरलतम लिगेंड है। दूसरे लिगेंड्स जो हैं वो इसके व्युत्पन्न माने जाते हैं। इमिनो डाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है हमारा NHCS2COH। इन्हीं के EDTA इमिनो डाई एसिटिक एसिड का ही डेरिवेटिव माना जाता है। EDTA का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें हम देखते हैं EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम और दूसरी भी बाईवेलेंट मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसीलिए EDTA को धातु के आकलन में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ही उपयोगी अभिकर्मक माना जाता है। EDTA का मॉलिक्यूलर वेट 290.10 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16O8N2 है। इसमें 4 हाइड्रोजन आयन होते हैं और 2 नाइट्रोजन आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन आयन होते हैं इसीलिए इसे H4Y फार्मूले से शो किया जाता है। EDTA एक डाई बेसिक एसिडिक नेचर का होता है। इसकी फर्स्ट 2 हाइड्रोजन्स को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बचे हुए 2 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो ज्यूटर आयोनिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि
जब हम इसके 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम अगर आगे और हाइड्रोजन आयन हटाना चाहते हैं तो वो इतना इजीली रिमूव नहीं हो पाते हैं और वो एज बेसिक नेचर शो करने लग जाते हैं, इसीलिए इसे ज्यूटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद EDTA की जो संरचना होती है वो इस तरह से बन जाती है। दोनों हाइड्रोजन हटने के बाद माइनस और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस संरचना से ये स्पष्ट है कि EDTA में 4 ऑक्सीजन परमाणु के अलावा 2 नाइट्रोजन परमाणु भी होते हैं जिन पर कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और यह धातु के साथ 6 उप संयोजी बंध का निर्माण करता है। EDTA के आगे हम नेक्स्ट क्लास में और स्टडी करेंगे।